तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट इकोलॉजी। अब इसके अंदर में 3 चैप्टर हम पढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम और उसके बाद में बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। यूनिट स्टार्ट करने से पहले अब इस यूनिट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इकोलॉजी क्या होती है, पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए। इकोलॉजी एक बायोलॉजी की ब्रांच है। इकोलॉजी क्या है? एक ब्रांच है ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्टडी करना। उसमें इकोलॉजी के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस तरह से स्टडी करते हैं उसका मीनिंग हमें समझना है। इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और जो उसके आसपास का सराउंडिंग है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके आसपास जो सराउंडिंग है उनके बीच में इंटरेक्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग पे किस तरह का इम्पैक्ट डालता है और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की सराउंडिंग है वो एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर क्या इम्पैक्ट डालती है, ये चीज़ें हमें इस इंटर रिलेशन को पढ़ना है। अब ऑर्गेनिज्म और सराउंडिंग से क्या मतलब है? ऑर्गेनिज्म मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, मान लो तुम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, और तुम्हारी सराउंडिंग में क्या होगा? हमारी सराउंडिंग में 2 तरह की चीज़ें होती हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनको हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। भाई हमारे आसपास बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गई, चींटी हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये सब क्या हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी सराउंडिंग में हैं वो बायोटिक कंपोनेंट में काउंट किए जाते हैं। बायोटिक कंपोनेंट के अलावा सराउंडिंग में एक और पार्ट होता है जिसका नाम है एबायोटिक कंपोनेंट। कौन सा पार्ट होता है? एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट में नॉन लिविंग फैक्टर्स आते हैं, जो हमारी सराउंडिंग के नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं वो इसमें काउंट होते हैं। जबकि हमारे लिविंग फैक्टर्स मतलब लिविंग बीइंग्स, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास पाए जाते हैं वो किस में काउंट होंगे? वो हमारे काउंट होंगे बायोटिक कंपोनेंट्स में। जब हम इंटरेक्शन की बात करते हैं तो क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे इम्पैक्ट डालता है? बिल्कुल डालता है। क्या उसके आसपास मिलने वाले ऑर्गेनिज्म इस पहले वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर में इम्पैक्ट डालते हैं? बिल्कुल डालते हैं। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आसपास मिलने वाले दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी अफेक्ट करता है, और वो जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी उस लिविंग मतलब उस ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी सराउंडिंग को भी अफेक्ट करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म पानी पीता है, सांस लेता है, हवा इनटेक करता है, तो मतलब वो अपनी सराउंडिंग को भी अफेक्ट करता है, और जो उसकी सराउंडिंग है वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इम्पैक्ट करती है। तो अब ध्यान से अगर हम देखें इकोलॉजी की डेफिनेशन, तो हम बोल सकते हैं कि इकोलॉजी में हम एक ऐसा इंटरेक्शन पढ़ने वाले हैं जहाँ पे 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन हो रहा होगा, या फिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में नॉन लिविंग फैक्टर के बीच में इंटरेक्शन हो रहा होगा। एक लिविंग के बीच में इंटरेक्शन हो सकता है, या लिविंग नॉन लिविंग के बीच में इंटरेक्शन हो सकता है। डेफिनेशन बोले तो हम बोल सकते हैं इकोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? एक ऐसा इंटरेक्शन बिटवीन 2 components of nature in which at least one is living। सुनना, इस लाइन का मतलब क्या है? इकोलॉजी के दौरान हम ऐसा इंटरेक्शन पढ़ते हैं जो नेचर के 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में चल रहा होगा। कोई से भी 2 कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जिन 2 कंपोनेंट्स में से कोई एक एटलीस्ट 1 इज लिविंग, कोई सा भी एक लिविंग होगा, दूसरा वाला लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है।
ठीक है। तो इस इंटरेक्शन को हम पढ़ेंगे इकोलॉजी में। नेचर में आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई एबायोटिक कंपोनेंट दूसरे एबायोटिक कंपोनेंट के साथ भी इंटरेक्ट करता है। एक एबायोटिक कंपोनेंट दूसरे एबायोटिक कंपोनेंट को भी अफेक्ट करता है, लेकिन ये जो इंटरेक्शन है ये हम जियोग्राफी में पढ़ते हैं, ये इकोलॉजी में नहीं पढ़ा जाएगा। जब पानी बहता है नदियों से, झरनों से, तो उसकी वजह से जो रॉक्स होती हैं उनमें कट लग जाता है, मतलब एक एबायोटिक फैक्टर दूसरे एबायोटिक फैक्टर को इम्पैक्ट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। लेकिन ये वाला जो इंटरेक्शन है ये हम इकोलॉजी में नहीं पढ़ेंगे, किस में पढ़ेंगे? जियोग्राफी में, क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स कैसे हैं? एबायोटिक। ये इकोलॉजी में नहीं पढ़ा जाएगा। इकोलॉजी में एक कम से कम बायोटिक होना ही चाहिए। ये इकोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब हम चलते हैं कि ये जो टर्म इकोलॉजी है इसका क्या मतलब होता है, इससे हम क्या समझते हैं, वो सारी चीज़ें इसकी टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे। जो इकोलॉजी टर्म है वो हमें समझना है। जो इकोलॉजी टर्म है वो दो कंपोनेंट से मिलकर के बनी है, एक है इको और लॉजी। लॉजी का सिंपल सा मतलब होता है स्टडी, और ओइकोस का मतलब होता है ग्रीक में होम। होम मतलब एक एरिया जहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता हो, तो वो उसका होम हो जाएगा। जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के होम की स्टडी या उसके सराउंडिंग की स्टडी करते हैं तो उसी को बुलाया जाएगा ओइकोलॉजी या फिर इकोलॉजी। तो ये हो गया इकोलॉजी की टर्मिनोलॉजी। अब इकोलॉजी को हम कितने लेवल्स पर पढ़ते हैं? भाई इकोलॉजी को पढ़ने के लिए हम कितने डिफरेंट लेवल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं वो हमें यहाँ पे समझना है। इकोलॉजी को पढ़ने के लिए हम कितने डिफरेंट लेवल्स पर इकोलॉजी को पढ़ा जाता है। भाई जैसे अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म की बॉडी को, हम अपनी बॉडी को भी तो कई सारे लेवल्स पे पढ़ सकते हैं। बायोमोलिक्यूलर लेवल पर पढ़ सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री के लेवल पर पढ़ सकते हैं, फिर सेल्यूलर लेवल पर पढ़ सकते हैं। सेल्यूलर से बड़ा होता है टिश्यू लेवल, टिश्यू से बड़ा होता है ऑर्गन लेवल, है ना। तो हमारी बॉडी को पढ़ने के बहुत सारे लेवल्स होते हैं, हम अलग अलग लेवल पर अपनी बॉडी की स्टडी कर सकते हैं। ऐसे ही जब हम इकोलॉजी की बात करते हैं तो भाई इकोलॉजी में हमें क्या पढ़ना है? बॉडी के बाहर, मान लो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर क्या, किस तरह से ये अपने आसपास अफेक्ट करता है, इंटरेक्ट करता है, वो चीज़ हमें पढ़नी है। क्योंकि हमें यहाँ पर उस ऑर्गेनिज्म के बाहरी इंटरेक्शन को, बाहर वो किस तरह से बिहेव करता है उसको पढ़ना है। तो उसको अगर हमें पढ़ना है तो सबसे छोटा लेवल इकोलॉजी में क्या हो जाएगा? एक ऑर्गेनिज्म। जो इकोलॉजी को पढ़ने के इकोलॉजिकल लेवल्स हैं, इकोलॉजी स्टडी के जो डिफरेंट लेवल्स हैं, उसमें सबसे पहला सबसे छोटा लेवल होता है ऑर्गेनिज्म लेवल। ऑर्गेनिज्म मतलब एक इंडिविजुअल लिविंग बीइंग, कोई भी लिविंग बीइंग हो सकता है। एक ह्यूमन है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक टाइगर है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई एक प्लांट है वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ भी हो सकता है। मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम फॉरेस्ट का, जंगल का, जिसमें ये टाइगर पाया जाता है, टी से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ऑर्गेनिज्म। ये पहला लेवल है इकोलॉजिकल स्टडी करने का। ऑर्गेनिज्म के बाद में जो सेकंड लेवल आता है दैट इज पॉपुलेशन।
ऑर्गेनिज्म के बाद में जो सेकंड लेवल आता है दैट इज पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन से क्या मतलब समझते हैं भाई? पॉपुलेशन का मतलब है एक एरिया में मिलने वाले सेम टाइप के या सेम स्पीसीज के मेंबर्स। अगर इस फॉरेस्ट है, मान लो ये एक फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट में जितने भी टाइगर मिलते होंगे, एक अकेला टाइगर तो होगा नहीं, बहुत सारे टाइगर होंगे, तो जितने भी टाइगर होंगे, जितने भी सेम स्पीसीज के मेंबर्स होंगे, ये सारे एक ही स्पीसीज के हैं, टाइगर स्पीसीज के हैं, तो जितने भी मेंबर्स हैं एक स्पीसीज के, ये मिलके क्या बनाते हैं? एक पॉपुलेशन। और अगर एक सिंगल टाइगर की बात करें, इसकी बात करें सिर्फ, तो ये क्या हो जाएगा? एक ऑर्गेनिज्म। तो ये एक ऑर्गेनिज्म है और पूरा ग्रुप सारा का सारा इस फॉरेस्ट में जितने भी टाइगर मिलते हैं उन सबको मिला के बोलते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का सिंपल सा मतलब है एक एरिया में मिलने वाले सेम स्पीसीज के मेंबर। जो भी इस एरिया में सेम स्पीसीज के मेंबर्स मिलते हैं उन सबको हम मिला करके क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बाद तीसरा लेवल आता है पॉपुलेशन का क्लस्टर, जिसको बोलेंगे कम्युनिटी। एक से ज़्यादा पॉपुलेशन जब हम कंसीडर करते हैं तो वो क्या बन जाती है? एक कम्युनिटी। जैसे मान लो ये एक टाइगर पॉपुलेशन है, पर क्या ये टाइगर पॉपुलेशन अकेले सरवाइव कर सकती है? कभी भी अकेले सरवाइव नहीं कर पाएगी। इसको सरवाइव करने के लिए कम से कम एक ऐसी स्पीसीज की ज़रूरत होगी जिसको ये खा सके। टाइगर किसको खाता है? डियर को। तो मान लो हम डी से डियर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जितने भी डियर इस फॉरेस्ट में होंगे वो सब क्या है? एक पॉपुलेशन, एक दूसरी पॉपुलेशन है। तो ये पॉपुलेशन 2 हो गया, ये पॉपुलेशन 1 हो गया। डियर किसको खाता है? डियर खाता है ग्रास को। मान लो एक ग्रास की पर्टिकुलर स्पीसीज है, तो ये भी एक पॉपुलेशन है ग्रास की। ये क्या हो गया? पॉपुलेशन 3। अच्छा, जो ग्रास की पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड करती है? माइक्रोबियल पॉपुलेशन पर। ग्रास किस पे डिपेंड करता है? माइक्रोबियल, बैक्टीरियल पॉपुलेशन पर। तो यहाँ पे मान लो माइक्रोब की पॉपुलेशन है, ये भी एक पॉपुलेशन है। P1, P2, P3 और ये क्या है? P4। क्या ये डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन है? हाँ, 4 अलग अलग तरह की पॉपुलेशन है। जब एक एरिया में मिलने वाली सारी पॉपुलेशन को, डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन को हम कंसिडर करते हैं तो वो बन जाता है एक कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब all the population found in an area। एक एरिया में मिलने वाली जितनी भी पॉपुलेशन है जब हम उसको कंबाइन कर देते हैं तो वो सम टोटल में क्या बनती है? कम्युनिटी। अब चाहे हम ऑर्गेनिज्म की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, कम्युनिटी की बात करें, ये तीनों ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का लेवल है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ने के 3 तरीके हैं, 3 लेवल्स हैं। अगर हम सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो बायोटिक कंपोनेंट के लिए हम 3 डिफरेंट लेवल्स पे स्टडी कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे, पॉपुलेशन लेवल पर या कम्युनिटी लेवल पर, जहाँ पे मल्टीपल पॉपुलेशन को साथ में पढ़ा जाएगा। 3 लेवल्स में हम स्टडी टोटल कर सकते हैं। अब कम्युनिटी के बाद में जो नए लेवल्स आएंगे वहाँ पर हम बायोटिक के साथ एबायोटिक को भी कंसीडर करेंगे। अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ बायोटिक को कंसीडर कर रहे थे, उसमें सिर्फ बायोटिक कंबाइन कर रहे थे। जो चौथा लेवल होता है दैट इज इकोसिस्टम। जो 4th लेवल है दैट इज इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में हम क्या कंसीडर करने वाले हैं? बायोटिक कम्युनिटी और बायोटिक कम्युनिटी के साथ में जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जो उस कम्युनिटी में एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। भाई कोई भी एरिया सिर्फ बायोटिक कम्युनिटी या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से तो बनता नहीं है।
लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा वहाँ पे क्या होता है, एबायोटिक फैक्टर्स भी तो होते हैं, वाटर होता है, एयर होता है, टेम्परेचर होता है, सनलाइट होता है, सॉइल होता है, ये सब क्या है, एबायोटिक फैक्टर्स। तो बायोटिक कम्युनिटी के साथ में जब हम एबायोटिक फैक्टर्स जिसमें वाटर है, लाइट है, सॉइल है, टेम्परेचर है, पीएच है, एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें भी जब हम कंसिडर करते हैं तब ये क्या बन जाता है, तब ये हमारे पास में बन जाता है एक इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम इसी में कंसिडर करते हैं, मान लो यही है इकोसिस्टम में बायोटिक के साथ में एबायोटिक कंपोनेंट्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा। जब हम बायोटिक के साथ में एबायोटिक को कंसिडर करेंगे तब जाकर के कहीं पे हमें एक इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग यूनिट मिलेगी। जो इकोसिस्टम होता है ना, वो नेचर का एक इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट होता है। वो क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट। अब देखो कैसे इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अगर हम इस पूरे कम्युनिटी को देखें जहाँ पे टाइगर है, डियर है, ग्रास है और माइक्रोब्स हैं, क्या ये बायोटिक कम्युनिटी अकेले सरवाइव कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर पाएगी, क्योंकि ग्रास को ग्रो करने के लिए किसकी जरूरत होगी, सॉइल की जरूरत होगी। भाई घास कहीं पर तो ग्रो करेगी ना, तो उसको ग्रो करने के लिए किसकी जरूरत है, सॉइल की जरूरत तो पड़ेगी। सॉइल के अलावा क्या वाटर की भी जरूरत पड़ेगी, वाटर की जरूरत तो सबको पड़ती है, टाइगर को भी पड़ेगी, डियर को भी पड़ेगी, ग्रास को भी पड़ेगी। क्या घास को इसके अलावा सनलाइट की भी जरूरत पड़ती है? भाई जब तक सनलाइट नहीं पड़ेगी तब तक घास अपना फूड कैसे बनाएगी, फोटोसिंथेसिस कैसे करेगी? तो सनलाइट की भी जरूरत पड़ेगी। सनलाइट के अलावा क्या यहाँ पे ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है, एयर की भी जरूरत पड़ती है? अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को रेस्पिरेशन करने के लिए एयर की भी जरूरत पड़ती है। तो जब हम बायोटिक और एबायोटिक दोनों को कंसीडर करेंगे तब जाके कहीं पर हमारा एक इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट मिलेगा। तो ना तो ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट फंक्शन यूनिट है, ना पॉपुलेशन इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट है, ना कम्युनिटी इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट है। जो पहला इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, इकोसिस्टम। ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट है किसी भी नेचर का, जब हम इकोलॉजी के डिफरेंट लेवल्स को पढ़ते हैं। इसके आगे वाले भी इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन पहला इंडिपेंडेंट लेवल इकोसिस्टम ही माना जाता है। तो ये बात हो गई हमारे इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम के बाद में जो नेक्स्ट लेवल आएगा दैट इज बायोम। जो पांचवा लेवल है दैट इज बायोम। अब बायोम क्या होता है? देखो बायोम का सिंपल सा मतलब है, अगर कोई एक प्रोमिनेंट इकोसिस्टम है, एक ऐसा इकोसिस्टम है जो धरती पर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो उस पूरे इकोसिस्टम को जो धरती पर अलग अलग एरियाज में पैचेस में प्रेजेंट है, छोटे छोटे पैचेस में, जब उसको एक साथ हम कंसिडर करेंगे पूरे वर्ल्ड लेवल पर, तब वो बड़ा वाला इकोसिस्टम जो मेजर इकोसिस्टम है उसको बुलाया जाएगा बायोम। तो बायोम क्या होता है, एक मेजर इकोसिस्टम एट वर्ल्ड लेवल। एक ऐसा इकोसिस्टम जो कि मेजर इकोसिस्टम है, पूरे वर्ल्ड पे अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है, और जब हम उस पूरे वर्ल्ड लेवल पर एक साथ उसको कंसिडर करते हैं तब वो क्या बन जाता है, एक बायोम बन जाता है। जैसे हमारे पास में डेजर्ट एक बायोम है। डेजर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है। अब धरती पर कितने डेजर्ट है, कहाँ कहाँ पे डेजर्ट है? धरती पर अलग अलग टुकड़ों में बहुत सारे डेजर्ट प्रेजेंट है। ऑस्ट्रेलिया में कुछ डेजर्ट है, इंडिया में भी छोटा सा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट एक बड़ा सा डेजर्ट है, अमेरिका में डेजर्ट है। तो छोटे छोटे डेजर्ट क्या पूरे वर्ल्ड में फैले हुए। ये हर एक डेजर्ट एक छोटा सा इकोसिस्टम है। लेकिन जब हम किसी एक स्पेसिफिक डेजर्ट की बात नहीं करेंगे, सारे डेजर्ट को कॉमन जब हम डेजर्ट बोलते हैं, तो डेजर्ट का तो सिंपल सा मतलब है कि धरती पर जितने भी डेजर्ट है सबको मिला के बोल रहे हैं। तो इसका मतलब डेजर्ट क्या हो गया, एक बायोम। तो बेटा ये डेजर्ट क्या बन जाएगा, एक बायोम बन जाता है। ठीक है, ये तो डेजर्ट की बात हो गई। एक और देख लेते हैं, रेन फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट जहाँ पे बरसात काफ़ी ज़्यादा होती है,
क्या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट धरती पर एक जगह प्रेजेंट है या अलग अलग टुकड़ों में प्रेजेंट है? बहुत सारी जगह पे है। अमेजोन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, इंडिया में भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है केरला साइड पे, चाइना में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, यूरोप में कुछ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, यूरोप में नहीं है, हमें अमेरिका में मिल जाता है। हाँ, इन सब जगहों पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। इंडोनेशिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। कि ये सारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। हाँ, जब हम इनको कंप्लीट स्टडी करते हैं, सिर्फ हम बोलेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, हमने कोई स्पेसिफिक रेन फॉरेस्ट की बात नहीं की, हम इंडिया वाले इंडोनेशिया वाले इसकी बात नहीं कर रहे, हमने सिर्फ बोला ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो जब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो अब हमने बोला है, तो ये क्या बन जाएगा? एक बायोम। तो ये हमारा यहाँ पे बन जाएगा एक बायोम। ये हमें ध्यान रखना है। तो कोई भी एक ऐसा मेजर इकोसिस्टम जो धरती पर अलग अलग पैचेस में पूरी धरती पर फैला हुआ है, तो जब हम उसको एक साथ कंसीडर करते हैं ना, तो वही बायोम होता है। अब बायोम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। जब हम बायोम सुनते हैं तो एक तरह का बायोम सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ कंडीशंस बन जाती हैं। जैसे मान लो हमने डेजर्ट टर्म सुना, तो डेजर्ट सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या कंडीशन बनी होगी? भाई डेजर्ट है तो वहाँ पर रेनफॉल कम होगा, कोई भी डेजर्ट हो, पर वहाँ पे रेनफॉल कैसा होगा? कम होगा। अच्छा, वहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा? ज़्यादा होगा। किसी भी डेजर्ट में टेम्परेचर जनरली क्या होता है? ज़्यादा होता है ना, 40, 45, 50 के आसपास होता है। ये तुम्हें अपने आप पता लग गया कि वहाँ रेन कम होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ये तो एबायोटिक कंडीशन की हमने बात की। जैसे ही हमने एबायोटिक कंडीशन समझ ली, फिर हम ये भी पता कर सकते हैं कि किस तरह के प्लांट, किस तरह के एनिमल्स वहाँ पे पाई जाएंगे, क्योंकि प्लांट और एनिमल लाइफ हमेशा डिपेंड करती है एबायोटिक कंडीशन पर। तो मान लो यहाँ पे हमने एक बायोम का नाम लिया, किसी भी बायोम का नाम ले सकते हैं। हमने एक बायोम का नाम लिया, और जैसे ही हमने इस बायोम का नाम लिया तो हमारे दिमाग में एबायोटिक कंडीशन पहले से फिक्स हो गई। एबायोटिक कंडीशंस पहले से फिक्स हो गई। एबायोटिक कंडीशन में जैसे रेन हो गया, टेम्परेचर हो गया, एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में पहले से बैठ जाएंगी। और जैसे ही एबायोटिक कंडीशन फिक्स हुई, तो एबायोटिक कंडीशन ही डिसाइड करती है कि वहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होंगे, किस तरह का प्लांट स्पीसीज होंगी, जिसको हम फ्लोरा बोलते हैं। प्लांट्स स्पीसीज किस टाइप की होंगी, फौना किस टाइप का होगा, या फिर एनिमल लाइफ किस तरह की होगी। तो प्लांट फ्लोरा कैसा होगा, फौना कैसा होगा, ये भी हम गेस कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि उसकी जो एबायोटिक कंडीशंस हैं वो किस तरह की हैं, वही डिसाइड करती हैं कि फ्लोरा और फौना कौन सा होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना कुछ मेजर बायोम्स हमें पढ़ने होते हैं, जो एनसीईआरटी में भी दिए हुए, और मेजर बायोम्स जो याद भी रखने होंगे। कुछ ही मेजर बायोम्स है, सारे नहीं है, जिनके अंदर में हम रेन की कंडीशन समझेंगे और टेम्परेचर की कंडीशन समझेंगे। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। पहला जो बायोम है दैट इज डेजर्ट। अच्छा, डेजर्ट में रेन कैसी होती है? कम होती है। सिंपल सी चीज़ है भाई, डेजर्ट में तो रेन कम होगी, सूखा रहता है हमेशा, और टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। टेम्परेचर ज़्यादा और रेनफॉल कम रहेगी। दूसरा समझते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, बायोम है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है? बरसात काफ़ी ज़्यादा होती है और टेम्परेचर भी ठीक ठाक होता है, टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। ट्रॉपिकल एरियाज में है ना, तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगी, बरसात भी ज़्यादा होगी, दोनों की वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। फिर बात करते हैं हम ग्रासलैंड की। ग्रासलैंड यानी घास के मैदान। यहाँ पर छोटे छोटे घास दिखाई पड़ती हैं, बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं, और बीच बीच में कुछ पेड़ मिल जाते हैं जिनकी हाइट बहुत नहीं होती। यहाँ पर रेन मॉडरेट लेवल की होती है, टेम्परेचर भी मॉडरेट लेवल का होता है, कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। तुंद्रा की बात करें, तुंद्रा यानी ऐसे एरियाज जो परमानेंटली फ्रोजन सॉइल मिलती है, जहाँ पे अगर हम सॉइल की बात करेंगे ना, तो वो हमेशा फ्रोजन रहती है। वहाँ पे कुछ सॉइल की लेयर, वो
जो आइस की लेयर बनी रहती है सॉइल के ऊपर, उसको बोलते हैं तुंद्रा। तुंद्रा में रेनफॉल कम होता है, तुंद्रा में रेनफॉल कम होता है और टेम्परेचर भी कम होता है। टेम्परेचर तो खैर बहुत कम होता है। फिर बात करते हैं कॉनीफेरस फॉरेस्ट। कॉनीफेरस फॉरेस्ट जो टेम्परेट एरियाज में मिलते हैं, जिनमें कोनिकल प्लांट्स मिलते हैं, ऐसे बर्फ वाले एरिया पड़ते हैं ना, उनको बोलते हैं कोनिकल फॉरेस्ट, कॉनीफेरस फॉरेस्ट। कॉनीफेरस फॉरेस्ट में रेनफॉल ठीक ठाक होता है, मतलब यहाँ पे स्नोफॉल होता है, तो प्रेसिपिटेशन यहाँ पर ठीक ठाक होता है। टेम्परेचर कम होता है कि स्नोफॉल होने वाला है तो टेम्परेचर तो कम होगी, तो यहाँ पे रेनफॉल ना होकर के स्नोफॉल हमें ज़्यादा दिखाई पड़ती है और टेम्परेचर स्नोफॉल की वजह से लोअर साइड पे रहेगा। फिर सिक्स्थ बात करते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट या फिर टेम्परेट फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, तुंद्रा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी पढ़ लिया, टेम्परेट हो गया हमारा, ये टेम्परेट फॉरेस्ट है, कॉनीफेरस फॉरेस्ट। तो ये हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट सिस्टम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के बायोम्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट बायोम्स, उनमें रेन और टेम्परेचर का आपस में किस तरह का रिलेशन है। तो ये हो गया बायोम। अब बायोम के बाद में अब हमें समझना है नेक्स्ट लेवल, बायोस्फीयर। तो बायोम के बाद में जो नेक्स्ट लेवल आता है दैट इज बायोस्फीयर। देखो बायोस्फीयर, स्फीयर का मतलब पूरी अर्थ, हम अर्थ से रिलेट करते हैं स्फीयर को ना, और बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो धरती पर जितना भी ऐसा एरिया है जहां पे लाइफ सपोर्ट कर सकता है, धरती पर हर जगह लाइफ तो नहीं मिलती, जहां जहां पे लाइफ मिल सकती है उन सबको मिला करके बोला जाता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में तीन चीजें आती हैं, लैंड के साथ में इसमें कुछ वाटर बॉडीज आती हैं, अलग अलग तरह की ये जो वाटर बॉडीज हैं, इसमें भी लाइफ पाई जाएगी। और एटमॉस्फेयर, जो हमारी एयर की कवरिंग होती है, एक एयर की थिक सी कवरिंग होती है, दैट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में लाइफ मिलती है। हाइड्रोस्फीयर, वाटर के अंदर लाइफ मिलती है। और सॉइल या फिर लिथोस्फीयर में भी लाइफ मिलती है। जब तीनों को हम मिला देते हैं, एटमॉस्फेयर, सॉइल और वाटर, तो ये तीनों मिल करके बनते हैं बायोस्फीयर। और इसी को हम बोलते हैं पूरे अर्थ का कंप्लीट बायोस्फीयर, कंप्लीट लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। तो ये डिफरेंट लेवल्स हैं जिन पे हम इकोसिस्टम को जर्नली पढ़ते हैं। इसमें भी अगर मेजर लेवल्स की बात करें जहाँ पे इकोसिस्टम जर्नली पढ़ा जाता है, उसमें हम ऑर्गेनिज्म लेवल लेते हैं, एक इस लेवल पे हम इकोसिस्टम को पढ़ते हैं। पॉपुलेशन लेवल लेते हैं, कम्युनिटी लेवल लेते हैं, क्योंकि ये तीनों तो बायोटिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म को काउंट किया जाता है, नॉन लिविंग फैक्टर्स को काउंट नहीं करते। इसके अलावा हम डायरेक्ट बायोम्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि बायोम्स हमारे इम्पोर्टेंट वाले इकोसिस्टम्स हैं जो पूरी धरती पर प्रेजेंट है। तो इन 4 लेवल्स पे जर्नली, उसमें भी ये 3 तो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, इन 4 लेवल्स पे हम स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे इकोलॉजी के टाइप्स बेस्ड ऑन कि हम जो बायोटिक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन या फिर कम्युनिटी, हम किस लेवल पर इकोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं, उसके बिहाफ पर इकोलॉजी 2 टाइप्स की हो सकती है। इकोलॉजी 2 तरह की होती है, पहला है ऑटो इकोलॉजी और दूसरा है सिन इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी और दूसरा है सिन इकोलॉजी। देखो, ऑटो इकोलॉजी का मतलब होता है अगर हम एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को लेकर के इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, या फिर और किसी एक सिंगल पॉपुलेशन को लेकर के इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, 2 चीजें हो सकती हैं।
एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को लेकर के इकोलॉजी पढ़ रहे हैं या फिर एक सिंगल पॉपुलेशन को लेकर के इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, इन दोनों ही केस में हम इस इकोलॉजी को क्या बोलेंगे? ऑटो इकोलॉजी। तो ऑटो इकोलॉजी में दो तरह की इकोलॉजी हो जाती है, ऑर्गेनिज्मिक इकोलॉजी, ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी, और पॉपुलेशन इकोलॉजी। ये दोनों ही ऑटो इकोलॉजी में आएंगे। सिन इकोलॉजी में हम कम्युनिटी इकोलॉजी को रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल पॉपुलेशन एक साथ एक पर्टिकुलर एरिया में किस तरह से आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करने हैं, वो समझना है। तो हम इसको कम्युनिटी इकोलॉजी भी बोलते हैं दूसरे वर्ड्स में। कम्युनिटी इकोलॉजी इसलिए क्योंकि हम मल्टीपल पॉपुलेशन एक साथ स्टडी कर रहे होते हैं, मल्टीपल पॉपुलेशन की एक साथ स्टडी कर रहे होते हैं। तो दो तरह की इकोलॉजी होती हैं, ऑटो और सिन इकोलॉजी। हमारे टॉपिक में हमारे जो एनसीईआरटी है, इसमें स्टार्टिंग में तीनों इकोलॉजी पढ़ाते थे, ऑर्गेनिज्मिक इकोलॉजी, फिर पॉपुलेशन लेवल पर इकोलॉजी, और फिर कम्युनिटी लेवल पर इकोलॉजी। आज इसमें से ऑर्गेनिज्मिक इकोलॉजी काट दी गई है। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्मिक इकोलॉजी अब हमें नहीं पढ़नी है, क्योंकि वो पहले ही हट चुकी है। हम डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट करते हैं? पॉपुलेशन इकोलॉजी इस चैप्टर में, और नेक्स्ट चैप्टर में जब हम आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे हम कम्युनिटी इकोलॉजी की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में भी जब हम इंटरेक्शन पढ़ेंगे, मतलब जब कम्युनिटी इकोलॉजी कब पढ़ेंगे? जब हम डिफरेंट पॉपुलेशन के बीच में इंटरेक्शन पढ़ने जाएंगे। जो लास्ट पार्ट है ना इस चैप्टर का, वो इकोलॉजिकल इंटरेक्शन की बात करता है कि डिफरेंट पॉपुलेशंस आपस में किस तरह से इंटरेक्ट कर सकती हैं। तो उसी को हम कम्युनिटी इकोलॉजी, सिन इकोलॉजी में काउंट करेंगे। तो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कम्युनिटी ऑर्गेनिज्मिक इकोलॉजी। वैसे इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा सुन लो। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, मान लेते हैं टाइगर है। तो ये जो सिंगल टाइगर है या फिर सिंगल ऑर्गेनिज्म है, लिविंग बीइंग है, ये एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या ये ऑर्गेनिज्म अपने बाहर जो सराउंडिंग है, जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, उनके साथ में इंटरेक्ट करता है? भाई जनरली एबायोटिक के साथ तो करेगा ही। किस तरह का टेम्परेचर है, किस तरह का वाटर है, किस तरह की सॉइल है ना, इस सब से ये अफेक्ट होगा, बिल्कुल अफेक्ट होगा। इसको टेम्परेचर भी अफेक्ट करेगा, वाटर कितना प्रेजेंट है, सॉइल कैसी है, वो भी अफेक्ट करेगा। तो एक ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में अपने आप को कैसे एडजस्ट करता है, एनवायरनमेंट के हिसाब से, एनवायरमेंटल कंडीशंस जब चेंज होती हैं तो उस चेंज के हिसाब से अपने आप को वो कैसे एडजस्ट करता है, इसी एडजस्टमेंट को हम ऑर्गेनिज्मिक इकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिज्मिक इकोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? हाउ एन ऑर्गेनिज्म अडेप्ट टू और एडजस्ट टू अ पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशंस। हाउ एन ऑर्गेनिज्म adjust to a particular abiotic या फिर environmental conditions, उस environmental conditions को वो कैसे सर्वाइव करने वाला है, कैसे वो उसको हैंडल करने वाला है, उसमें अडेप्ट करने वाला है, एडजस्ट करने वाला है। इसको एक और तरीके से समझते हैं। जैसे मान लो ये माउंटेन है, पहाड़ है, पेड़ लगे हुए, एक पर्सन है, पर्सन ए, ठीक है। इनका मन किया गया, ये प्लेन एरिया में रहते हैं, ये जो पूरा एरिया है प्लेन एरिया है, ये प्लेन्स में रहते थे। लेकिन इनका एक दिन मन किया कि बोलो चलो भाई घूमने के लिए हम चलते हैं माउंटेन के ऊपर। घूमने बहुत सारे लोग माउंटेन्स पे जाते हैं, है ना, माउंटेन्स पे गए घूमने। जब माउंटेन्स पे घूमने गए तो इसकी जो सराउंडिंग कंडीशन थी, एबायोटिक फैक्टर्स थे, वो चेंज हो गए। पर्टिकुलरली ऑक्सीजन का जो प्रेशर था वो बहुत कम हो गया। यहाँ पर तो ऑक्सीजन का प्रेशर ठीक ठाक था, लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन का प्रेशर था वो लो हो गया। कम होता है ऊपर ऑक्सीजन का प्रेशर, क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया तो क्या ये पर्सन जो हमेशा प्लेन एरिया में रहता है, क्या वो इसकी बॉडी यहाँ पर प्रॉपरली फंक्शन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इसकी बॉडी जो होती है वो बहुत जल्दी थकने लगती है, उसको हाइपोक्सिया हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है,
स्वेटिंग होने लगती है, हार्ट पाल्पिटेशंस, जल्दी जल्दी हार्ट बीट चलने लगती है। ये सारी प्रॉब्लम आती है, जिसको हम एक टर्म देते हैं माउंटेन सिकनेस। माउंटेन सिकनेस, और ये ज़्यादातर लोगों में दिखाई देती ही है जो प्लेन एरिया से डायरेक्टली माउंटेन पे जाते हैं। अच्छा, माउंटेन सिकनेस किस वजह से है? क्योंकि आसपास की जो एबायोटिक कंडीशन है वो चेंज हो गई है। एबायोटिक कंडीशन में भी कौन सा? एयर, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो चेंज हुआ है। अब क्या ये माउंटेन सिकनेस हमेशा रहती है? नहीं। हमारी बॉडी जानती है कि भाई जब कंडीशन चेंज हुई तो कैसे उसमें नई कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट करना है। तो हमारी बॉडी क्या करती है भाई, इस नई कंडीशन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करती है या फिर उसमें चेंजेस लाते हैं, रेमेडियल चेंजेस लेकर के आते हैं। अब रेमेडियल चेंजेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एरिथ्रोपोइसिस, ब्लड फॉर्मेशन। ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है ब्लड। मान लो अगर ऑक्सीजन थोड़ी कम भी है एटमॉस्फेयर में, लेकिन हमारे पास में जो ब्लड है उसको ट्रैवल कैरी करने वाला वो ठीक ठाक अमाउंट में प्रेजेंट है, तो क्या ये हायर अमाउंट ऑफ ब्लड सफिशिएंट ऑक्सीजन डिलीवर करने में कामयाब हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। भले से ऑक्सीजन प्रेशर कम भी हो गया है, पर क्योंकि यहाँ पे ब्लड इंक्रीज हो गया है तो जो ऑक्सीजन डिलीवरी है वो सफिशिएंट लेवल पर हो जाएगी, है ना। तो माउंटेन सिकनेस हमेशा नहीं रहती है। माउंटेन सिकनेस 2-3 दिन रहती है या फिर 1-2 दिन रहती है, फिर 1-2 दिन के बाद में हमारी बॉडी उस एरिया के हिसाब से अपने अंदर चेंजेस लाती है, आरबीसी का नंबर बहुत तेजी से बढ़ाने लगती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी वापस से इस नए एरिया में एडजस्ट हो जाती है और वापस फंक्शन करना स्टार्ट कर देती है। प्रॉपर फंक्शनिंग हम फिर वापस से कर सकते हैं। ये जो इकोलॉजी है, क्या यहाँ पे जो एक्सटर्नल कंडीशन है उसने एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चेंजेस लेकर के आए हैं, इसी को बोलते हैं ऑर्गेनिज्मिक इकोलॉजी या फिर फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म की जो फंक्शनिंग एबिलिटी है, जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, उसको चेंज करा, तो उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। ऑर्गेनिज्मिक इकोलॉजी का दूसरा नाम होता है फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। ऑर्गेनिज्मिक इकोलॉजी बस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। इसमें हम अडेप्टेशन, माइग्रेशन ये सब पढ़ाते थे, अब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट अब हमें पॉपुलेशन इकोलॉजी पे पढ़ना है, क्योंकि ये चैप्टर, ये जो पार्ट था ये एनसीईआरटी से अब रिमूव कर दिया गया है। तो बस अब सीधा हम क्या स्टार्ट करेंगे भाई, पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड टर्म पे, पॉपुलेशन इकोलॉजी।